क्लास 10 जल संसाधन अध्याय 3। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जल जीवन भी दे सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ें के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाने भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुधानों के आसपास क्यों बसता था। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब विश्व की अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 से 20 में करोड़ों लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एक प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं कि हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारनियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं, जो पानी लाने जाती है महिलाएं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहरों इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और इसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों को अतिशोषण करके असंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों का सूखा प्रतिरोधी फलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा देश में जल की कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंध न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र जल में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं। ये मूल कारण है देश में जलीय अभाव के कारण, जिसे हम उचित प्रबंध के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। अ कश्मीरी earthquake survivor carries water in the zone in a devastated village। पानी की कमी, दुर्लभता।
सुनो। आपने टेलीविज़न विज्ञापन में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप है जिससे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता की कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी और औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलाभनीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के निर्माण के केवल जल और ऊर्जा का आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इससे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों का कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रस्तुत है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर से सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सक्षम बनाना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-21 की रिपोर्ट स्रोत से लिया गया। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों की अतिशोषण और कुप्रबंधन से इस संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई शुद्धता नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंध। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। कलिंग, जो कि ओडिशा है, नागार्जुन कोंडा, जो उस समय नागार्जुन कोंडा था, आपका आंध्र प्रदेश है, बेन्नूर, जो कि कर्नाटक, और कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र का सबूत मिले हैं। अपने समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई है।
14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई करने के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। इल्तुतमिश ने हीराकुंड बांध। बांध क्या है और हमें जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे सहायक करते हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसमें खेती की सिंचाई के लिए उपयोग कराते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन आदि, नौका चालन, मछली पालन इस भी होते हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल को अनेक उपयोग समन्वय होते हैं। उदाहरण के लिए तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन भाखरानगर परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बाढ़ बहते जल को रोकने, दिशा या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया गया है, जहाँ की इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांध में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई समन्वय जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकसित और समृद्धि के रास्ते ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से निरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ पढ़ लेते हैं। हमने आषाढ़ में फसलें बोई, हम भद्रा में भादु लाएंगे। बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो। भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। नदियों पर बांध बनाने और उसका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों का वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इस परियोजना का मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों में बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश के बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इस परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई के क्षेत्र में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया गया, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इस दौरान इसने अमीर
भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ा सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम हो जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी के डूबने से जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार के संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार कर लिया गया, यह विश्वास करने की सिंचाई प्रयास से वे मालामाल हो जाएंगे। रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों का देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी क्यों देने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा तट पर बनाया गया है। यह भारत का एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 94 से 90 गाँव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गाँव में सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकताओं को पूरी करेगी। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार को आपत्ति जताने से हुई है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह का कम हो जाएगा और कृषि और उद्योगों पर विपरीत असर पड़ेगा। मुख्य नदियाँ एवं बांध। मुख्य नदियाँ और बांध। मेट्टू डैम, पेरियार नदी, कावेरी नदी, पेन्नियोर नदी, तुंगभद्रा नदी, नागारसोगुन बांध, कोयना, कृष्णा नदी, प्रवारा, गोदावरी नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये सब राजस्थान में है। चंबल नदी बेतवा नदी पर है। महानदी बांध, हीराकुंड डैम महानदी पर बनाया गया है, यहाँ से आप देख रहे हैं। कोयना बांध, तिलैया बांध, मेथौन बांध, पंचेत बांध, ये सब दामोदर नदी पर है। रिहंद बांध जो कि सोन नदी पर है। गंगा नदी, ये चलिए गंडक नदी, घाघरा नदी, यहाँ से यहाँ, यमुना, गंगा नदी पर नरोड़ा बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, सतलज प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर है। कोसी नदी, यहाँ बिहार की शोक कहा जाता है जिसे। ब्रह्मपुत्र नदी, नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है जो कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान माल और नुकसान हुआ अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक और बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है।
यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना और बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसल और कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषित फैलते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय नियंत्रण के साथ जल संग्रहण ढांचे पर पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुण के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल शक्ति आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग गुल अथवा हेवी रेन डाउन्स, कोलकाता फ्लड्स, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन। देश में बाढ़ संबंधित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए। द राइड ऑफ द हिज लाइफ्स। कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा संग्रहण का आम तरीका है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान के लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ का जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल की खेती के लिए उपयोग लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्र में जोहर इसके उदाहरण हैं। हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण। राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका हुआ करते थे। इसका आधार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका है। टांका यहाँ सुव्यवस्थित छत वर्षा जल संग्रहित का अभिन्न RO वाटर हार्वेस्टर दिस मानसून ज्वाइन इन कंटिन्यूस रेनड्रॉप। बेकार पड़े कुओं के माध्यम से पुनर्भरण। छत वर्षा जल संग्रहण। PVC पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। रेत और ईंट के प्रयोग जल का फिल्टर किया जा सकता है। भूमिगत पाइप के जल द्वारा हौज तक ले जाया जा सकता है जहां से इसके तुरंत उपयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक ले जा सकता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। एक कुल के वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है काजा गांव के चित्र के अनुसार, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि, जिसे मुख्य घर आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छतों से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टका तक पहुंच जाता है जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। टका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाले जल के स्रोत बनाते हैं। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इस क्षेत्र में पुकारा जाता है, पालर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टका के साथ भूमिगत कमरे ही बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की राहत मिलती है। रोचक तथ्य, मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहित प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसीराम, जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी को गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा के संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल छत संग्रहण व्यवस्थित से ही होती है।
यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीत इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम हो जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टकों की सुविधा अभी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुंदर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहित की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव के ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखिए। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। चित्र 3.6 छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालों छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टंकों के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी छत पर एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टका में चला जाता है। बांस ड्रिप सिंचित प्रणाली। मेघालय की नदियों व झरनों को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस की पाइप में आ जाती है। उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। देख रहे हैं पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर इससे जड़िए पहुँचेगा। चित्र पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचता है। ऐसे ऐसे पानी का यहाँ देखिए ऊपर। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बिछाई गई विभिन्न जल की शाखाओं जल वितरित किया जाता है। पाइप के जल प्रवाह इसकी स्थितियों के परिवर्तन करने में नियंत्रित किया जाता है परिवर्तित करने में। चित्र 4 यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना है तो उसे भूमि पर ऊंचाई से ले जाता है। ऊंचाई 5 व 6 संकुचित किए गए हुए चैनल सेक्शन और पंथरांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। चित्र 3.7 एक रोचक तथ्य। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 100 भराई के साथ यहाँ संग्रह दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है।